था मुबारक शाह खिलजी, उसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है। ठीक, उस शासक को नग्न स्त्री पुरुष बहुत अच्छे लगते थे। बस इतना ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे नग्न स्त्री और पुरुष पसंद थे, तो आप क्या कहेंगे? मुबारक शाह खिलजी। अब खिलजी वंश अंत हुआ। खिलजी वंश में एक चीज और ध्यान रखिए, सबसे कम शासन करने वाला ये वंश है। सबसे कम शासन किया दिल्ली पे वो कौन सा वंश है? खिलजी वंश। इसके बाद जो दूसरा वंश आएगा, इसका नाम रहेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश, ये जो तुगलक वंश चलता है, ये 1320 से चलेगा 1414 ईस्वी तक, और ये दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक शासन करने वाला राजवंश है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश। सबसे कम पूछेगा तो आप खिलजी वंश कहेंगे, और सबसे अधिक पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे गाजी मलिक। क्या बोलेंगे? गाजी मलिक। ये इसका संस्थापक रहता है, या हम कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम है गाजी मलिक। ठीक है ना। लेकिन जब इसका राज्याभिषेक होगा तो ये दूसरे नाम से राज्याभिषेक करेगा। राज्याभिषेक इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से किया। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने क्या किया? अपना राज्याभिषेक किया, और इसको क्या कहा जाता है? गाजी मलिक कहा जाता है। एक पॉइंट और ध्यान देंगे, इसने जो टैक्स था, टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 1/2 किया था। ठीक, इसने जो टैक्स किया वो 1/10 वह 1/12 हुआ करता था। ये क्या था? उस समय का टैक्स का माप था। टैक्स इसने ऐसा लगाया। ठीक है ना। इसके बाद और पॉइंट ध्यान रखिए, कृषि भूमि को सींचने के लिए भारत में पहली बार नहर की व्यवस्था इसने कराई थी। ठीक है ना। तो नहरों का निर्माण करता या नहरों का जनक इसे कहा जाता है। नहरों का जनक, यानी सर्वप्रथम भारत में नहर इसने बनवाया था। सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। गयासुद्दीन तुगलक के एक बेटे का नाम था जौना खां। इन्हीं के नाम पे जौनपुर शहर बना है। ठीक है ना। क्या नाम था? जौना खां। ये जो जौना खां है, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ये जौना खां के नेतृत्व में तेलंगाना में अटैक किया, और उस समय तेलंगाना में जो राजवंश चलता था उसको वारंगल कहते थे। ठीक है ना। वारंगल पे इसने अटैक किया, और अटैक करने के बाद उसको क्या किया? जीत लिया। जीतने के बाद इस जौना खां को एक दूसरी जिम्मेदारी दी। जौना खां को मंगोलों से लड़ने के लिए भेजा गया। ठीक है ना। तो इसने मंगोलों को भी पराजित किया, और मंगोलों को पराजित किया, तब से इसने एक नाम धारण कर लिया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। ये किसका लड़का है? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है। ठीक है ना। इसने 2 विजय किया, एक तो वारंगल में जीता, दूसरा मंगोलों को पराजित किया, और ये अब भविष्य में गयासुद्दीन तुगलक का सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी के रूप में आ चुका है। एक अभियान इसने किया था, कौन? ये जौना खां नहीं, तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान स्वयं किया था। बंगाल अभियान मार नहीं दिया गया। तुम लोग एक लाइन आगे बढ़ जाते हो, कौन कहां मार दिया गया? कहां पढ़े हो? अभी मरा नहीं है। ये बंगाल अभियान में गया था गयासुद्दीन तुगलक। और इस अभियान में इसने जीत हासिल की। ठीक है ना।
इसके विरोध में एक सूफी संत हुआ करते थे, नियामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? सूफी संत का नाम याद करिएगा, सूफी संत। इनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बोला कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली से आप बाहर चले जाइए। दिल्ली से बाहर जाने के लिए इसने कहा तो नियामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत पूछता है एग्जाम में। उन्होंने क्या बोला? दिल्ली अभी दूर है। क्या बोला? दिल्ली अभी दूर है। क्या है? दूर है। ठीक है ना? यही था ना? ये दूर कैसा लिख दिया? हाँ, दिल्ली अभी दूर है। और ये अभी बंगाल के अभियान पे गया है और वहां जीत के वो वापस लौट रहा है और बोल दिया है कि औलिया साहब आप दिल्ली को क्या करिए, छोड़ दीजिए। औलिया ने स्टेटमेंट दे दिया अभी दिल्ली दूर है, पहले तुम दिल्ली पहुंच तो जाओ, रास्ते में फाइनल करवा देंगे तुमको। ठीक है ना? अब हुआ क्या, गयासुद्दीन तुगलक जब वापस आ रहा था तो एक अफगान, ठीक है ना, अफगान एक क्षेत्र था, वहां पे एक महल बनाया गया था। ये महल जौना खान ने बनवाया था। इस महल के उद्घाटन में कौन गया? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना? गयासुद्दीन तुगलक इसके उद्घाटन में गया और ये महल गिरा और महल गिरने के बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु। जब ये मरा तो इसको दफन कहां किया गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका कब्र कहां है, तो आप क्या बताएंगे? तुगलकाबाद बाद। ठीक है ना? इतनी पूरी कहानी आपसे गयासुद्दीन तुगलक से पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बार फिर से हम लोग नजर डालते हैं हमने क्या क्या बताया कि खिलजी वंश के समाप्त होने के बाद गाजी मलिक नाम के व्यक्ति ने एक नए वंश को जन्म दिया जिसका नाम है तुगलक वंश। ठीक है ना? क्या नाम है? तुगलक वंश। जब इसने अपना राज्याभिषेक किया तो अपना नाम बदल के अपना नाम रखा गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम रखा? गयासुद्दीन तुगलक। इसने टैक्स को 1/10 व 1/12 टैक्स किया। अभी एक चीज और मेरे ध्यान में आ रहा है, अभी हमने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक भूमि चलाया था, खालसा भूमि। ठीक है ना? जिसको इनाम भूमि कहते हैं, कि जिसने टैक्स चोरी करके रखा है भूमि का, वो बताने वाला। तो जितने भी भूमि को इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सरकारी संपत्ति घोषित किया था, उन सभी की भूमि को वापस कर दिया था। सभी की भूमि को क्या किया? वापस किया, वापस। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक चीज और बताया कि 1/10 और 1/12 इसमें टैक्स रखा। ये जो दो टैक्स है, दो टैक्स, एक दोआब का है और एक जो है नॉर्मल टैक्स रखा गया है। ठीक है ना? दोआब मतलब दो नदियों का क्षेत्र। नहरों का जनक इसे कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम नहर बनाने वाले शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए नहर का निर्माता कहा जाता है या नहर के जनक कहा जाता है। इनके बेटे जौना खां ने वारंगल में जीत किया, मंगोल से जीता। ठीक है ना? यही जौना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। इसी के नाम पे जौनपुर शहर बसाया गया है जो प्रयागराज के बगल में है। ठीक? बंगाल अभियान में गयासुद्दीन तुगलक जीता। जीतने के बाद जब दिल्ली लौटने लगा तो नियामुद्दीन औलिया से कहा कि आप दिल्ली छोड़िए, तो औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। आपसे पूछेगा कि निजामुद्दीन औलिया का यह स्टेटमेंट दिल्ली अभी दूर है किस शासक के लिए था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। और ये वापस आते समय अफगान एक जगह है, जगह का नाम है, ठीक है ना, अफगानी नहीं है, एक महल था, उस महल के उद्घाटन में ये गया और महल को गिरने से गयासुद्दीन तुगलक मारा गया और मारने के बाद तुगलकाबाद में इसका कब्र बना दिया गया। इसका फोटो खींचिए, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, मिटाया जाए। मिटाएं इसको। चलिए, ये तो हो गया गयासुद्दीन तुगलक की कहानी, ठीक है ना। इतनी चीज ध्यान रखिएगा, यही चीज एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक। चले, मैं आपको बता रहा हूं तुगलक वंश। तेरह सौ 20 से 1414, ठीक। इसके संस्थापक मैंने आपको बता दिया, अब जो अगला शासक आएगा इसका नाम रहेगा मोहम्मद तुगलक। हाँ, 1398 है, यही होना चाहिए। किस किताब में देख रहे हैं? हाँ, लो, हाँ, किसका टाइम बता रहे हैं? कहाँ है? अरे ये तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम भी। हाँ, देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक अब क्या बना? शासक। इसके बचपन का नाम पूछेगा, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे? जौना खा। दिल्ली, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक यही है। क्या है? सबसे पढ़ा लिखा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक यही था, ठीक है ना। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? स्वप्नशील, रक्त पिशाचु, पागल सुल्तान। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा करने के चक्कर में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ठीक। वही शासक ये भी है, ये पढ़ा लिखा है तो ये दिखाया कि हम सबसे बेहतरीन शासक चुने जाएं, लेकिन ये किया क्या? ये पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर देता है, ठीक। और कुछ दुर्भाग्य इसके साथ लगा रहता है, इसीलिए इसको स्वप्नशील और रक्त पिशाचु और पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बना है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे हम पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं, उसमें ऑप्शन मुबारक शाह खिलजी भी रहेगा, लेकिन उसको पागल सुल्तान नहीं, इसको पागल सुल्तान कहते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसने 4-5 चीजें कराई थी, उसको ध्यान से रखते हैं। सबसे पहले इसने दोआब में कर वृद्धि किया। दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? दोआब, ठीक है ना। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और ऐसे जगह में फसल बहुत उगती है, ठीक है ना, मतलब खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये सामान्यतः उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में और पंजाब वाले क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। यहां पर इसने टैक्स वृद्धि कर दी, टैक्स को क्या किया? बढ़ा दिया, ताकि इसका राजस्व अच्छा मिलता रहे। लेकिन दुर्भाग्य इसके साथ था, जैसे ही इसने टैक्स बढ़ाया वैसे ही अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, खेती बाड़ी ही नहीं हुआ, ठीक है। तो टैक्स बढ़ाते ही इसके राज्य में क्या आया? अकाल आया। अकाल आने की वजह से इसको अपने फैसले को क्या किया गया? वापस लिया गया।
फैसला इसने क्या ले लिया, वापस किया, ठीक है ना। और हुआ क्या, अब किसानों को उनकी आय को फिर से खेती किसानी करने के लिए इसने एक विभाग बनाया, उसका क्या नाम है, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग है, ठीक है ना। इसको अपनी भाषा में आप समझिए, इसको हम कहते हैं कृषि विभाग। कृषि विभाग ये करता क्या था, जब किसानों को जैसे बारिश नहीं हुई, फसल ज्यादा नहीं हुआ, तो अगले सीजन में बुआई के लिए ऋण प्रदान करता था, ठीक है ना। ये क्या देता था, ऋण। एक तरीके से उस समय का ये बैंक रहा करता था। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार बना है कि दीवान ए कोही क्या है, ठीक है ना। तो आप कृषि विभाग ध्यान रखिएगा, उसमें सेना का विभाग या कुछ और भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इसे कृषि विभाग कहते हैं। इसने दबाव में टैक्स को बढ़ाया, टैक्स बढ़ाते ही अकाल आया, अकाल की वजह से इसने दीवान ए कोही बनाया, जो कृषि ऋण प्रदान करने वाला एक जो है समूह था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। दोआब में वृद्धि करने के बाद इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है कि संकेत के रूप में, जैसे चांदी का सिक्का है, ठीक है ना। अब चांदी का सिक्का, अब वो चाहे 25,000 का हो बना हो, चाहे 20,000 का, लेकिन अगर वो 5 छपा तो वो 5 ही रुपए का काम करेगा। तो इसके मन में आया, ये बड़ा पढ़ा लिखा था तो बड़ा दूर तक सोचता था। इसे लगा कि अगर आज सोना चांदी के जो हम बना रहे हैं मुद्रा, इस मुद्रा को अपने राजस्व में इकट्ठा कर ले तो भविष्य में हमें क्या करेगा, बहुत काम देगा। बल्कि इसके जगह पे हम सांकेतिक मुद्रा मतलब किसी भी चीज का रुपया पैसा बना दें, ठीक है ना। अब सोने का 5 रुपए बनाओ, चाहे लोहे का बनाओ, उसकी कीमत 5 ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया। आज भी हमारे यहाँ जो चलते हैं, पहले के जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। आज सोने के सिक्के चले तो सब सिक्के ही खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आज भी सांकेतिक मुद्रा चलाया जाता है। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चला था चाइना में, जिसको हम कागज के नोट जानते हैं, ठीक है ना। वो कागज नहीं है जो हम लोग लेते हैं। तो हुआ क्या, इसके दिमाग में आया कि हम सोना चांदी को इकट्ठा कर लें और मुद्रा की जगह पे किसी और का उपयोग करें, ठीक है ना। तो चांदी और टका के बराबर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, ठीक। और चांदी और टका को क्या कर दिया, बंद करवा दिया। आप जानते हैं जीतल और टका ये 2 सिक्के इल्तुतमिश ने, जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, उसने चलाए थे। वही सिक्का अभी तक चला आ रहा था, लेकिन इस सिक्के को बंद करके सांकेतिक मुद्रा कौन चला दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जैसे ही ये सांकेतिक मुद्रा चलाया तो बहुत सारे कलाकार लोग रहते हैं जो घर बैठे पूरा का पूरा नोट स्कैन करके नया नोट बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या किए, सभी लोग बैठ के घर में नोट छापना शुरू कर दिए, ठीक। और इससे हुआ क्या, पूरे के पूरे मार्केट में, इसके पूरे साम्राज्य में नकली नोट के भरमार हो गए। ये छपवाया था, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 की 100 नोट छपवाया, तो 1 महीने बाद 100 की 1 लाख नोट आ गई मार्केट में। अपने से लोगों ने बना दिया, उसमें कुछ विशेषता नहीं थी, इसलिए बड़े आसानी से बनाया जा सकता था। अब इसके ऊपर एक भार आ गया। भार क्या आया कि अब इस नोट को बंद करके फिर चलाए, नहीं तो लोग अपने मनमाना जितना मन होगा उतना पैसे बनाने लगेंगे, तो रुपए की कीमत क्या हो जाएगी, 0। अपने आप पूरी व्यवस्था तहस नहस। कल्पना करो, अगर रुपया अपने हाथ से बनता तो शायद मैं पढ़ाने ना आता, अपने घर पे बैठ के केवल रुपए की छपाई करता। और तुम पढ़ने ना आते, नौकरी करने के चक्कर में ना पड़ते, तुम भी घर पे बैठ के नोट छापते। और उससे होता क्या, जहां जाते सब अरबपति खरबपति आपको मिलते, फिर वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। अब इसने क्या किया, जितने भी फर्जी नोट थे सबको अपने पास जमा करवाया, और जमा करवाने के बाद फिर ये सिक्का चलाएगा। लेकिन बुद्धि थोड़ा कम लगाया, भले पढ़ा लिखा था। इसने क्या बोला कि सभी लोग अपने सांकेतिक मुद्रा को वापस करें, और वापस करने के बाद चांदी के सिक्के लेके जाएं, ठीक है। अब जो नहीं भी बनाता था वो भी अब चांदी का सिक्का पाने के चक्कर में बनाने लगा कि हम भी 2-4 हजार सिक्के बना के ले जाएं, दे दे तो चांदी का सिक्का मिलेगा, ठीक है ना। और ये खूब ढेर सारा ये नकली नोट इकट्ठा किया, ठीक। और असली चांदी के सिक्के बांट दिया, इसका पूरा राजस्व खाली हो गया। इतना बकलोल टाइप का इंसान था, इसीलिए इसे क्या कहा गया,
पागल सुल्तान, ठीक है ना। इसका ये भी फैसला गलत हुआ। पहला फैसला लिया दोआब में कर विधि, ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, अकाल उसी समय पड़ा। दूसरा फैसला ले लिया कि सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, इतने नकली नोट लोग बनाने लगे कि ये भी फैसला इसका रद्द हुआ। अब तीसरा फैसला लेगा राजधानी परिवर्तन कर देंगे, ठीक है ना, ऊटे पटांग करेगा कुल काम, ठीक है ना। राजधानी परिवर्तन, इसमें अभी तक आप पढ़े होंगे केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर बाकी सबकी राजधानी दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करते थे। ये अपनी राजधानी बदलेगा। क्यों बदलेगा, उसका दो रीजन रहता है, मैं बताता हूं। ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहां बनाया, देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या रख दिया, दौलताबाद। क्या रखा, दौलताबाद। अब ध्यान से समझिएगा, इसके राजधानी परिवर्तन में केवल 2 पॉइंट थे, ध्यान से समझिएगा। एक तो यह था कि इसके मन में आया कि दिल्ली ऑलरेडी इतने वर्षों से राजधानी बनी हुई है और दिल्ली का विकास, ठीक, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है। अगर हम राजधानी को बदल दें, चेंज कर दें, तो जहां पर राजधानी चल जाएगी वो स्थान ऑटोमेटिक विकास करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अगर उस राजधानी को हटा के मिर्जापुर बना दिया जाए तो पक्की बात है 1 वर्ष में मिर्जापुर अगल बगल के जितने जिले हैं सबसे आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां पे पूरा विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री का कार्यालय सब कुछ यहां पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से ये कहा अगर हम राजधानी परिवर्तन करें तो दिल्ली के विकास के साथ एक और ऐसा शहर बन जाएगा जो पूर्णतः विकसित होगा, ठीक। सोच तो इसकी बहुत अच्छी थी। दूसरी सोच के इसके पीछे दूसरी सोच क्या थी कि दिल्ली जो था, दिल्ली वो विदेशियों के आक्रमण के नजदीक था। ये जो देवगिरी है ये दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है ना। दिल्ली ऊपर है, देवगिरी महाराष्ट्र के पास है। तो इसका इसमें 2 रीजन आया कि अगर हम दिल्ली से थोड़ा सा नीचे यहां चले आए देवगिरी, तो देवगिरी में आने के बाद होगा क्या कि यहां पे इस्लाम का हम प्रचार करेंगे, पहली चीज, क्योंकि दक्षिण भारत में इस्लाम न के बराबर था। उत्तर भारत में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे जो हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में कभी भी इस्लामिक शासन नहीं चला। जो भी लोग जाते थे अटैक करते थे, अटैक करने के बाद वहां टैक्स फिक्स करके वापस चले आते थे, लेकिन वहां पे कोई शासन नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में यह आया कि हम जाएंगे और जाने के बाद वहां शासन करेंगे तो दक्षिण भारत में इस्लाम का भी प्रचार होगा, उसके साथ देवगिरी का विकास भी होगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मंगोल जो लगातार दिल्ली पे आक्रमण करते थे तो सेनाओं को लगातार हानि पहुंचती थी। अब देवगिरी में पहुंच जाएंगे तो मंगोल यहां ना आके यहां आने में उनको दिक्कत होगी और यहां पहुंचने तक वो हिम्मत हार जाएंगे और हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इतनी बड़ी विचारधारा लेके ये अपने साम्राज्य में पूरा अनाउंसमेंट करवा दिया कि सभी सेना ले। ये तो आराम से राजा था, पालकी पे बैठ गया, अब सब कंधा लेके चल दिए कहां, दिल्ली से देवगिरी। यहां से निकल के चला कहां, देवगिरी। बहुत सारे सैनिक घुड़सवार थे, घुड़सवार अपना करते बैठ के गए। ये मामूली बात नहीं, हजारों किलोमीटर का अंतर है। अब यहां से तुम्हें हम कह दें कि दिल्ली पैदल जाओ, पैदल आओ, तब समझ में आएगा कि कितना कर्म हो जाता है जाने आने में, ठीक। वो सब बेचारे हाथी घोड़े वो सब भी हिम्मत हार जाते थे, न जाने कितने घोड़े तो रास्ते में दम तोड़ दिए। एक सीमा होती है चलने फिरने की, 1000 किलोमीटर लगातार दौड़ा रहे हैं, ठीक। अब यहां से ये 10,000 सैनिक लेके गया यहां, और जैसे यहां पहुंचा वैसे खबर मिली कि यहां मंगोल अटैक कर दिए, ठीक। ये कहा अटैक कर दिए तो फिर कहे यार महाराज तुम समझ नहीं रहे हो, अब दिल्ली पूरा विकास है, ये लोग लूट ले जाएंगे और दिल्ली में जो शासक रहेगा अगल बगल के जितने राजवंश हैं उनको टैक्स देंगे, तुम्हें थोड़ी देने आएंगे, तुम तो यहां आके छिपे हो। इसको लगा यार बात सही है, फिर ऑर्डर किया कि ऐसा है पालकी उठाओ बैठाओ चलो दिल्ली, ठीक है ना। अब यहां से यहां पहुंचा और पहुंचने के बाद 1 महीने नहीं हुआ फिर से ऑर्डर मार दिया, पालकी उठाओ ले चलो दिल्ली। अब यहां से फिर गए तो इसके सैनिक रास्ते भर गाली देते इसको जा रहे थे, ठीक है ना, और जाते जाते आधे से ज्यादा फाइनल हो गए, ठीक है ना, और फाइनल होने के बाद मर गए। कुछ सैनिक ऐसे बचे हुए थे। यहां पहुंचा तो मंगोल लूट के यहां से चले गए थे। अब यहां पहुंचा, अब कहता फिर देवगिरी चलो तो ये मारा जाता,
फाइनल हो जाता है, इसीलिए बोला ही नहीं। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थापित किया, तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। इसने एक अभियान और किया था, इस अभियान का नाम है खुरासीन अभियान। कहीं कहीं चीन भी लिखा है ना, खुरासन, खुरासीन, खुरासन ऐसे कर लो। इसके बाद एक अभियान इसका और रहता है कराचिल अभियान। ये दोनों अभियान क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब ये करता क्या है, अपने सैनिकों को, थोड़ा सा एडवांस दिमाग है इसके पास, पढ़ा लिखा है ना। आप लोग कहते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं फेसबुक व्हाट्सएप पे आता है कि नेताओं को भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं। जरूरी नहीं है, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है इसी को पागल कहा जाता है। ठीक, नेतृत्व करना एक अलग विषय होती है और पढ़े लिखे होना एक अलग विषय होता है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। नेतृत्व तो अलग चीज होती है। ठीक है ना। अब देखिएगा खुरासीन अभियान, ये दरअसल यहाँ का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में टूटता चला जा रहा था। इसके मन में आया कि वहां अगर हम अटैक कर दे तो अटैक करने के बाद वो भी क्षेत्र अपने हिस्से में आएगा और टैक्स आएगा और यहाँ जो छीछा लेदर हुआ है वो सब बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके मन में आया, तो मन में आने के लिए अब एक नया नया फैसला करेगा। अपने सैनिकों को बुलाया, कहा आ जाओ, और सबको बिना युद्ध लड़े पेमेंट दे दिया, ले जाओ पैसे, और जब कहूंगा तुरंत आना और तुरंत युद्ध कर देना। सैनिकों ने कहा सरदार आप आदेश करिए तो मैं तुरंत चला जाऊं। कहे नहीं, अभी रुके रहो, अभी नहीं। तो इसने 3,70,000 सैनिकों को, 3,70,000 सैनिकों को क्या किया, तुरंत पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद कहा जब हम युद्ध लड़ेंगे तो अब तुम लोग दौड़ जाना। अब जो पेमेंट पा गया है वो क्या जाने युद्ध क्या होता है। ठीक, लेकिन सैनिकों के मन में अभी भी लालसा थी। लालसा थी इस वजह से कि सैनिक एकदम 100% थे। इसकी सेना थोड़ी सेना नहीं, 3,70,000 सेना है, और जहां पे अभियान करने जा रहा है खुरासीन, वहां की सेना न के बराबर है। वहां जीतेगा तो जीतने के बाद मैंने बताया था कि युद्ध के माल में 80% राजा का होता था, 20% सेना में बांट दिया जाता था। अभी सैनिकों को और लालच थी। ठीक है ना। और लालच बढ़ी तो सैनिक सोचे अभी जो पेमेंट पाए हैं अभी और मिलेगा। ठीक है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब भेजेगा लड़ने, कब भेजेगा लड़ने। वो लड़ने भेजा ही नहीं। 1 साल बीत गए, 1 साल बाद गया, संधि करके चला आया, हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने पर ये सारे सैनिक इससे खफा हो गए कि हमें युद्ध लड़ना था। तो फिर कहा यार सैनिकों को कुछ दवा दे दे, नहीं तो ऐसे चिल्लाते रहेंगे। अब एक अनाउंसमेंट करवाया अपने राजे दरबार में कि खुरासीन के जितने भी लोग हैं वो छिप के कराचिल में चले गए हैं, और कराचिल में जाइए आप अटैक करिए। अगर कराचिल में आप अटैक कर दिए और कराचिल आपने जीत लिया तो समझो खुरासीन आपने जीत लिया। सैनिकों में जोश आया, सैनिक कूद पड़े, और ये कराचिल जम्मू कश्मीर में है। कहते हैं इतने सैनिक गए वहां से, लेकिन जिंदा केवल 10 सैनिक आए थे, सब मर गए। ठीक है ना। ये कारगिल देख रहे हैं ना, वहां पहुंचते ही इतना बर्फ गिरा कि सब वहीं फाइनल हो गए बिना युद्ध लड़े। ठीक है ना। केवल 10 सैनिक वापस लौटे थे, इसीलिए इसे कहा गया नंबर 1 का पागल सुल्तान है ये। ठीक है ना। इसके टाइम पीरियड में एक व्यक्ति आया था मोरक्को का। ठीक है ना। उसका क्या नाम था, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना। 1333 ईस्वी में मोरक्को निवासी इब्न बतूता, ये सब नाम याद रखना है आपको। ठीक, इब्न बतूता कहां आया, भारत आया। इसने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है रेहला, और इसी पुस्तक से जानकारी मिलती है कि ये जो खुरापात किया है पूरा, ये सारे 10 सैनिक जो जिंदा बचे हैं, ये सारा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक, जितनी भी बातें बताएं इसके पुस्तक में ये सारी चीजें वर्णित है। इसी के समय में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में एक साम्राज्य बना था। ठीक है ना। आप देखेंगे 1336 ईस्वी में, लिखता हूं इधर में, ध्यान से देखिएगा।
1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और स्थापना करने वाले दो व्यक्ति थे, हरिहर व बुक्का। यही बस तो पढ़े हैं आप इतिहास में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानकारी है ना। हरिहर और बुक्का खूब याद किए थे 7th 8th में। इसने ने किसका स्थापना किया? विजयनगर साम्राज्य का। इसी के समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी दक्षिण भारत में, बहमनी साम्राज्य। अच्छा, कोई बता सकता है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह या शाह बहमन? ठीक है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह किस सन में हुआ था, कोई बता सकता है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, देख देख के बताएंगे तो सही होगा ही। 1347 ईस्वी में ये बना। अब आते हैं थोड़ा सा 1 मिनट इसका रिवीजन करते हैं, कोई पॉइंट छूटा हो तो बताएं। लगभग सभी हो गया है, ठीक है ना। दोआब में ये हो गया, ये अभियान इसके हो गए, हाँ, अमीर कोही विभाग हो गया, सब हो गया है। देखिए हाँ, बदायूनी। जब ये मरा तो एक इतिहासकार थे, उनका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने कहा जनता को सुल्तान से, सुल्तान को जनता से क्या मिली? मुक्ति मिली। ठीक है ना, मतलब ये हमेशा अपने जनता से परेशान ही रहता था, जब देखो वहीं इसके लिए विरोध होता था। कभी राज दरबार में निकलता था तो कायदे से नहीं निकलता था, कोई न कोई पुतला बना के रास्ते में फूंक फांक के फेंक देता था, तो हमेशा परेशान रहता था। तो जनता इससे परेशान रहती थी, मोहम्मद बिन तुगलक से, और मोहम्मद बिन तुगलक जनता से परेशान था। तो इसके मरने पर बदायूनी ने लिखा, उन्होंने लिखा कि जनता को शासक से, शासक को जनता से मुक्ति मिली। आपसे पूछेगा इतिहासकार बदायूनी का यह कथन कि जनता को शासक से और शासक को जनता से मुक्ति मिली, ये किस सुल्तान के लिए कहा गया या किस शासक के लिए कहा गया, तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, बहुत पूछता है। जनता को शासक से, शासक को जनता से मुक्ति मिली। ठीक है ना, ये कथन किसका है? बदायूनी। इसके पहले मैं जिसका बताया वो औलिया थे, दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए था वो? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए 1 मिनट रिवाइज करते हैं। मैंने बताया इसका नाम क्या था? जौना खा। ये सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक माना गया। स्वप्नशील, रक्त पिशाच और पागल सुल्तान इसे कहा जाता है। दोआब में कर की वृद्धि की, कर को, टैक्स को बढ़ाया, बढ़ाते ही अकाल आया। अकाल आने पे एक विभाग बनाया, दीवान-ए-कोही, जो कृषि विभाग है। ठीक है ना, ये क्या करता है? अगर अकाल पड़ा तो किसानों को ऋण देने का कार्य करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, जो जीतल और टका था उसको बंद करके सांकेतिक मुद्रा चलाया। इससे पूरे साम्राज्य में नकली मुद्रा आने की वजह से ये भी इसका मॉडल पूरी तरीके से फेल हुआ। और फेल ही नहीं हुआ, बाद में ये असली चांदी के सिक्के देने के चक्कर में और नकली बनवा दिया। ठीक है ना, इसीलिए इसको पागल कहा गया। राजधानी में परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद का किया। जैसे यहां पहुंचा वैसे खबर मिली कि दिल्ली में अटैक हुआ मंगोलों का। यहां से वापस दिल्ली गया तो मंगोल लूट के भाग चुके थे। ठीक है ना, फिर जाने का मन इधर था लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा बोल दे कि फिर चलो वहां पे। ठीक, तो इसके लगभग सभी के सभी जितने भी फैसले थे वो गलत साबित होते चले जा रहे थे। इसी के समय मोरक्को का निवासी 1333 में इब्न बतूता भारत में आता है। उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? रहला। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसी के समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। दो सगे भाई हरिहर और बुक्का ने क्या किया? स्थापना किया। इसी के शहर में समय में बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य बना, जिसको हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने क्या किया? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की।
और बदायूनी इसके मरने के बाद एक कथन, उनका फेमस कथन है कि जनता को शासक से, शासक को जनता से मुक्ति मिले। ठीक है ना, इसका फोटो लीजिए, आगे बढ़ता हूं। मिटा दिया जाए, मिटाएं, चले। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सब मुजवानी याद करना, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इसके बाद जो शासक बना उसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है ना, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, काल का अकबर कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह, आपने पढ़ा भी कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन सबसे ज्यादा नहर बनाने का श्रेय किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहला और कई बार, दोनों में अंतर है। ठीक, अगर पूछे कि पहली बार दोहरा शतक वनडे में किसने मारा तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना, और कई बार दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों के पास है, मेरे पास ध्यान नहीं है कौन है। ठीक, तो इसके समय में ध्यान से देखिएगा, नहरों की जाल बिछाया गया, तो आपसे पूछेगा नहरों का जाल भारत में किसने बनाया? नहरों का जाल, नहरों का जाल मतलब कई प्रकार के नहर। अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक नहरों का निर्माण भारत में किसने किया तो आपका जवाब फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहला नहर किसने बनाया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, सर्वाधिक नहरों का निर्माण कौन किया? ये सारे टैक्स को समाप्त करता है। ठीक है ना, सारे टैक्स को समाप्त करता है और केवल 4 प्रकार के टैक्स को लेता है। ठीक, इसने इस्लामिक शरीयत के आधार पर टैक्स लगाए, इस्लामिक शरीयत के टैक्स को लागू किया। यह क्या होता है? इस्लाम धर्म में कुरान में 4 प्रकार के टैक्स लिखे गए हैं। ठीक है ना, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के टैक्स हैं। जजिया कर, आपसे पूछेगा कौन कर कहां लगाया जाता है? जजिया कर गैर इस्लाम, जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते उनके ऊपर लगाया जाता है। ठीक, तो जजिया कर लगाया जाता था गैर इस्लामिक को। इस्लामिक, गैर इस्लामिक मतलब जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उसको टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स को क्या कहा जाएगा? जजिया कर। ठीक है ना, जकात क्या होता था? देखिए, लूट का माल यह है क्या? खुम्स। युद्ध में लूट का टैक्स। ठीक है ना, और एक जकात और खराज, इसको जरा देखिए। एक तो इस्लाम, अच्छा खराज ये लगान है, और इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% राशि आपको देनी पड़ती है दान में। ठीक है ना, इसी को टैक्स कहा। देखिए, ये चारों टैक्स के बारे में जरा ध्यान से समझिए। ये जजिया उसके ऊपर लगाया जाएगा जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, ये जकात क्या है? जकात ये है कि आपने अपनी पूरी एक महीने में जितना कमाया, अगर 100 रुपए कमाया तो 100 रुपए में 2.5 रुपए आपको दान देना पड़ेगा। वो दान जो गरीब हैं, शोषित हैं, विकलांग हैं, अपाहिज हैं, ऐसे लोगों के राहत के लिए वो पैसा भेजा जाएगा। ये भी टैक्स लगा रहता था किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय। इसी को जकात कहते हैं। इस्लाम में ये टैक्स आज भी है। ठीक है ना, खराज को लगान कहते हैं। ये सबके लिए था। भूमि में जो फसल निकलेगा उस फसल का जो टैक्स है उसी को क्या कहते हैं? खराज, यानी लगान। इसके बाद खुम्स। खुम्स मतलब युद्ध के मैदान में कहीं पे युद्ध लड़ा गया, युद्ध में जितनी चीजें लूटी गई और लूटने पे जो टैक्स होगा वो टैक्स होता था खुम्स टैक्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रकार के टैक्स चलवाए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये 4 प्रकार का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसने जजिया कर ब्राह्मणों पे भी लगाया था। जजिया कर ब्राह्मणों पे लगाया। ध्यान से देखिएगा, जजिया कर के बारे में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? मोहम्मद
बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर शर्त से पहले लगाया। फिर आपसे पूछेगा ब्राह्मणों पे भी जजिया कर किसने लगाया? जजिया कर दो चार लोगों पे नहीं लगता था, जैसे स्त्रियों पे जजिया कर नहीं लगाया जाता था, बच्चों पे नहीं लगाया जाता था, बूढ़ों पे नहीं लगाया जाता था, विकलांगों पे नहीं लगाया जाता था, और ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाया जाता था। सर ब्राह्मणों पे क्यों नहीं लगाया जाता था? क्योंकि ब्राह्मणों का काम रहता था शिक्षा देना, ज्ञान देना, और शाम को जाना, घर घर जाना, भिक्षा मांगना, और भिक्षे से अपने पेट को पालन करना, अपना पेट वो करना। अब भिखारियों से भी कोई टैक्स लेता है क्या? उस समय कोई बुरा न मानिएगा, जो भी ब्राह्मण होंगे, उस समय यही नियम था कि ब्राह्मण 5 घरों में जाके मांगेगा और भोजन करेगा। और जो वास्तविक ब्राह्मण हुआ करते थे वो केवल 5 घरों में भोजन मांगते थे, अगर मिला तो किए, नहीं मिला तो उस दिन भोजन नहीं किया करते थे। लेकिन छठवें घर में कभी नहीं जाते थे, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचते थे। उस समय के जो संत रहते थे, धर्म के गुरु, वो 5 घरों से खाना मांगते थे और 2 बार केवल आवाज लगाते थे गेट के सामने, कोई निकला तो ठीक, नहीं निकला तो वो आगे बढ़ गए। और 5 घरों से जो भी खाना मिलता था एक ही कमंडल में रखते थे और ले जाके गंगा नदी में 5 बार उसको डालते थे, पानी निकालते थे। जब पूरा कलश भर जाता था तो पानी को छान के वही भोजन करते थे। क्यों? ताकि उसके अंदर का पूरा स्वाद मर जाए, और बिना स्वाद वाला भोजन करते थे, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए भोजन करते थे। ये त्याग हुआ करती थी। अपनी त्याग देखो, थोड़ा सा ठंडी हुआ नहीं, कोहरा हुआ नहीं कि रजाई के अंदर ऐसा बैठ जाओगे लगेगा परमाणु बम गिरने वाला है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव लाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले क्या लगाया? जजिया कर। ये फर्स्ट टाइम है जब जजिया कर भारत में लगाया गया। जजिया कर किस पे नहीं लगाया गया ये सब भी पूछा जाता है। विकलांग, स्त्री, वृद्ध, ठीक है ना, ब्राह्मण, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बच्चों पे नहीं लगाया जाता। अब आपसे पूछेगा ऐसा शासक जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया, तो आप क्या कहेंगे? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ब्राह्मण पे भी क्या किया? जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया। जजिया कर समाप्त किसने किया? समाप्त, आपका जवाब होगा अकबर। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या किया था? समाप्त किया था। फिर पूछेगा जजिया कर पुनः किसने शुरू किया था? तब आप क्या कहेंगे? औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से क्या किया? फिर से शुरू किया था। शुरू। जजिया कर को पूर्णतया समाप्त किसने किया? पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है ना? पूर्णतया समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। शाह रंगीला। ये वही रंगीला बादशाह है जो नादिर शाह अटैक करता है तो अपने दरबार में बैठा रहता है, पूरे इसके सैनिक और इसके दरबारी मंत्री भाग खड़े होते हैं, ये अकेले बैठा रहता है। नादिर शाह जब गया तो वो सोचा कि अपने स्वाभिमान को ये बेचा नहीं है, सारे सैनिक भाग गए, ये अकेले लड़ने के लिए बैठा है। सच में महान शासक है। जाने के बाद पूछा मोहम्मद शाह रंगीला, आप साहब के पूरे सैनिक भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? तो ये कहता है साहब मेरा जूती पहनाने वाला भाग गया। ठीक, ऐसे ऐसे शासक, मतलब अपने से जूता नहीं पहनेंगे, मर जाएंगे, चल जाएगा। ठीक, मरना मंजूर है लेकिन जूता हम अपने से नहीं पहनेंगे। क्या मेरा जूती पहनाने वाला भाग गया इसलिए मैं जूते नहीं पहन पाया। नादिर शाह ऐसे खड़ा हुआ, यार साला राजा तो इसको कहते हैं, हम लोग तो फालतू भ्रमण कर रहे हैं, कभी वहां कभी वहां। राजा तो ये सिंहासन पे बैठा है, अपने से जूता तक नहीं पहन पा रहा है। ठीक है ना? ये वही है मोहम्मद शाह रंगीला जिसने जजिया कर पूरी तरीके से क्या किया था? समाप्त किया था। ये ध्यान हुआ। चलिए, जजिया कर इसने क्या किया? ब्राह्मणों पे भी लगा दिया। और ध्यान से देखिएगा, और भी काम है। इसके दरबार में सबसे ज्यादा क्या रहते थे? गुलाम। क्या रहते थे? गुलाम की संख्या सर्वाधिक थी, सर्वाधिक। सबके 1 2 2 4 6 8 ऐसे गुलाम रहते थे। इसके पास 1,80,000 गुलाम थे। ठीक है ना? गुलामों के पूरा फौज इकट्ठा किया था अपने पास, और इसने एक डिपार्टमेंट बना दिया था। उसको क्या कहते हैं? दीवान ए बंदगान। इसको कहते हैं गुलामों का पूरा समूह, गुलामों का समूह। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके पास सर्वाधिक गुलाम हुआ करते थे, तो आपका जवाब क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, जो सर्वाधिक गुलामों को अपने दरबार में रखता था और पूरा गुलामों की एक मंडली बना दी थी जिसको कहा जाता था दीवान ए बंदगा। 3-4 चीजें पूछता है, जैसे मैंने रजिया सुल्तान का बताया था। घोड़े और अस्तबल का प्रमुख क्या कहलाता है? अमीर ए आखूर। अभी मैंने कृषि विभाग बताया,
दीवान ए कोही। अभी मैंने गुलामों का समूह बताया, दीवान ए बंदगा। विश्वास मानिए मैं खुद काट काट के बता रहा हूं। आप सोचें कि हम ये याद करेंगे इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैं बहुत कुछ काट पीट दिया हूं इसमें, ठीक। केवल इंपॉर्टेंट ले जा रहा हूं क्योंकि 17-18 को आपका पेपर होने वाला है, तो जल्दी जल्दी मुझे बढ़ना है, नहीं तो पूरी कहानी बहुत अच्छे से लेके चलता। तो ये गुलामों का पूरा समूह रखता था, ये बात हो गई। और हाँ, 5 नगर कौन कौन से हैं? नहर, नगर कितने हैं? 3। ये नगर कौन कौन से हैं? फतेहाबाद, जौनपुर, ऐसे करके मेन शहर याद करिए, ऐसे तो बहुत, ठीक है ना। नगर, हाँ 300 नगर थे इसके, ठीक है ना, लेकिन मेन याद रखिएगा। अच्छा काम किया। नहर में भी कई नहरों का जाल मैंने यहां लिख दिया, जो मेन नहर रहेंगे उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेन पॉइंट जो इसमें छूटे हो, मुझे तो लगता है हो गया। क्यों? और विधवाओं के लिए भी विभाग था ना, दीवान खैरात। हाँ, दीवान खैरात, ये आप सुने होंगे। इस्लाम के लोग अगर आपसे मिले, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, तो जैसे हम लोग मिलते हैं कहते हैं और ठीक बा, वो लोग क्या कहते हैं? सब खैरियत। तो दीवान ए खैरात क्या है? दीवान ए खैरात। ये क्या होता था? जो विधवा थी, विकलांग थी, असहाय थी, मतलब राजू भैया वाली पूरी कैटेगरी, ठीक है ना, तो पूरी कैटेगरी वालों को क्या दिया जाता था? ये पैसे का कुछ मदद किया जाता था, उनको पैसा देके उनका जीवन सामान्य बन सके, या उनको पेंशन की व्यवस्था कह सकते हैं, ऐसा किया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज और, इसने क्या किया? अभी तक सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, ये नगद वेतन बंद कर दिया। और क्या दिया? नगद वेतन समाप्त करके जागीर दिया। जागीर मतलब क्या होता है कि मतलब जमीन वगैरह दे दिया करता था, तो पैसा ना देके जमीन देता था। उस समय जमीन इफरात थी। आज ऐसा नहीं है सरकारी नौकरी पाओगे, एक फ्लैट जो है इलाहाबाद तो फिर कहीं दिल्ली कहीं यहां मिल रहा है, ऐसा नहीं। उस समय नगद वेतन समाप्त करके जागीर देने की परंपरा इसने शुरू की, ठीक है ना। बाकी घोड़े में दाग, हुलिया प्रथा, ये अलाउद्दीन खिलजी चलाया था, उसको लगातार सब फॉलो किए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये सब चलता रहता है। इतना नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर हुआ? फिर से एक नजर में देखिए मैंने क्या बताया। फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, इसको नहरों के जाल का क्या कहा जाता है? नहरों का जाल बिछाने वाला शासक। पहला नहर गयासुद्दीन तुगलक, नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। इस्लामिक शरीयत के आधार पे इन्होंने जितने भी टैक्स हुआ करते थे वही टैक्स लगाए, बाकी टैक्स समाप्त किया। उसमें से मुख्यतः जजिया, जकात, खराज, खुम्स है। जजिया गैर इस्लामिक लोग दिया करते थे, जकात अपनी कमाई का लगभग 2.5% उस समय हुआ करता था, वो टैक्स दिया जाता था। खराज एक प्रकार का लगान है जो कृषि योग्य भूमि पे लगाया जाता था। खुम्स युद्ध में लूटे गए माल के बंटवारे पे जो टैक्स लगता था उसको कहते हैं खुम्स। इसने जो है जजिया कर ब्राह्मणों पे भी लगवाया था। अब जजिया कर का इतिहास आप देखेंगे तो जजिया कर सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद बिन कासिम लगाया, जो 712 ईस्वी में भारत पे क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है ना। ये किसका कमांडर रहता है? अल हजाज का कमांडर रहता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में अटैक किया तो उस समय कुछ इतिहासकार भी आए थे क्या? नहीं। एक पुस्तक है चचनामा, चचनामा से हमें पता चलता है मोहम्मद बिन कासिम के अटैक का, ठीक है ना। इसके बाद ये टैक्स ब्राह्मणों पे लगाने वाला जो शासक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यहां मैंने लिखा नहीं, यहां लिख देता हूं, ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला शासक कौन आया? अकबर। फिर से शुरू करने वाला कौन आया? औरंगजेब। ये पूछता है अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564। अच्छा, औरंगजेब ने कब लगाया था? औरंगजेब ने कब लगाया? चेक करिएगा। 79 है, 1579 है क्या? चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये सही भी होगा, गलत नहीं होगा। औरंगजेब फिर से क्या किया? इसको शुरू किया और अंतिम रूप से पूरी तरीके से समाप्त कौन किया? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। जजिया कर लगता किस पे नहीं था? विकलांग, वृद्ध, स्त्री, ठीक है ना। विकलांग, वृद्ध, स्त्री, ब्राह्मण और बच्चों पे जजिया कर नहीं लगाया जाता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक गुलाम इसके दरबार में रहा करते थे। इसने दीवान ए बंदगार गुलामों के लिए बनवाया, कई नहर बनवाए। क्या? अच्छा, 1600 है।
हाँ, ये 1679 कर लीजिए, बहुत सुंदर। अब इधर देखेंगे फिरोज शाह ने, ये फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर ये सारे शहर बसाए, ठीक है ना। लगभग पूरा हो गया, नोट कर लीजिए। और दीवान खैरात ये गरीब वृद्ध विकलांग उनके लिए। हाँ, कुतुब मीनार में टोटल 5 फ्लोर है। पहला फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 फ्लोर इल्तुतमिश और सबसे लास्ट वाला फ्लोर फिरोज शाह तुगलक। पूरा निर्माण करने का कार्य इसने, लास्ट में जो सबसे फाइनल उसका जो कुतुब मीनार की तस्वीर देखते हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट मंजिला बनवाया था। चलिए इसको नोट करिए, मिटाइए।